तो मेरे भाई मेरा वन पीस मांगा चैप्टर 1178 के ऊपर थॉट्स वाला वीडियो है। वन पीस मांगा चैप्टर 1178 का टाइटल है अ फेडिंग नाइटमेयर। ये टाइटल को रीड करके मेरे को इनिशियल लगा कि मे बी हम लोग ये पूरे चैप्टर में जो नाइटमेयर्स है, जो कल हमने नाइटमेयर्स क्रिएट किया था, उसको सब सारे लोगों को ठोकने वाले हैं, पर वो वैसा कुछ भी केस नहीं था। पर ये काफी एक इंटरेस्टिंग टाइटल था मेरे हिसाब से। पर ये पूरे चैप्टर के कवर पेज पे हमको हमारा भाई कैप्टन यूस्टस किड दिखाई दे रहा है। किड के पीछे एक बुल उसको चेस कर रहा है। ये मेरे को अच्छा लगा कि हमको किड दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली ये कोई एक कवर स्टोरी नहीं है। पिछली बार हम लोगों ने जब देखा था कैप्टन यूस्टस किड को, शैंक्स ने उसके पूरे क्रू को ठोक दिया था यार। वो बहुत ज्यादा एक क्रेजी मोमेंट था। ओडा को करने का जरूरत नहीं था, अभी तक मुझे लगता है कि वैसा करने का जरूरत नहीं था, पर शैंक्स ने कंप्लीटली डिवाइन डिपार्चर के जरिए से किड के क्रू को ठोक दिया था। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आगे बढ़ते हुए ये सीरीज में क्या कैप्टन यूस्टस किड और ट्रफार्गर डी वाटर लॉ का कुछ रोल होने वाला है कि नहीं, वो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। ये चैप्टर की शुरुआत होता है लूफी के जरिए से, जहाँ पर लूफी ब्रुक और उसाप को उनके अनकॉन्शियस स्थिति में वो लेके आता है सांजी और ग्रुप के पास। हमको पता है, हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर्स में कि किस तरीके से उसाप और ब्रुक ने कन्फ्रंट किया था ईमू को। ईमू ने ऑब्वियसली बहुत ही आसान तरीके से दोनों लोगों को सुला दिया था। उसाप का मोमेंट काफी एक लाइकेबल मोमेंट था, अच्छा खासा मोमेंट था। उसाप को फाइनली उसको मोमेंट मिला था जहाँ पर वो स्पीच देता है ईमू के सामने। पर यहाँ पर लूफी ये दोनों लोगों को लेके आया है सांजी और ग्रुप के पास, और हम देख रहे थे कि लूफी बहुत ज्यादा ही गुस्से में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा था। ब्रुक और उसाप को, दोनों लोगों को अनकॉन्शियस देखते हुए लोकी एक्चुअली हमको यहाँ पर ये चैप्टर के स्टार्ट पे फाइट करते हुए दिखाई दे रहा था ईमू स्लैश गुनको के ऊपर। यहाँ पर लोकी अपना लाइटनिंग ब्रेथ भी मारता है ईमू स्लैश गुनको के ऊपर। ईमू ऑब्वियसली ये पूरे अटैक को डॉज कर देता है बहुत ही आसान तरीके से। मेरे भाई यहाँ पर ईमू बहुत ही क्रेजी बातें कर रहा था, यहाँ पर वो काफी इंटरेस्टिंग बातें कर रहा था मेरे हिसाब से। ईमू एक इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा था, एक ग्रुप के बारे में बात कर रहा था जो बेसिकली हैवी मिस्ट में वो अटैक करता था। ये जो इंडिविजुअल है ईमू के हिसाब से, ये इंडिविजुअल अटैक करता था हैवी मिस्ट में गवर्नमेंट वेसल के ऊपर। तो यहाँ ईमू लोकी को उसके ड्रैगन फॉर्म में देख के उसको वो एक रूमर के बारे में याद आया, जहाँ पर एक इंडिविजुअल एक बहुत ही मैसिव बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होके वो हवा में उड़ के अटैक कर रहा था या अटैक करता था वो हैवी मिस्ट में गवर्नमेंट वेसल के ऊपर। तो ईमू यहाँ पर ऐसा इंसिनुएट कर रहा था कि ये जो नी हॉगर का डेविल फ्रूट है, उसके पास्ट में मे बी एल्बेफ के पास्ट में कोई एक इंडिविजुअल रहेगा जो बेसिकली वर्ल्ड गवर्नमेंट को टारगेट कर रहा था आफ्टर वर्ल्ड गवर्नमेंट कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ये पूरा जो कॉन्वर्सेशन था ईमू का और लोकी का, जहाँ पर ये वन वे कॉन्वर्सेशन था, जहाँ पर ईमू बेसिकली बड़बड़े जा रहा था लोकी को देख के। ये इंटरेस्टिंग इस वजह से है क्योंकि एल्बेफ में ये दूसरी बार है जहाँ पर काइंड ऑफ हमारा भाई ओडा टीज कर रहा है फ्लोरियन ट्रायंगल के मिस्ट्री को। मेरे भाई पहले उसने टीज किया था फ्लोरियन ट्रायंगल के बारे में, वो था लोकी के फ्लैशबैक में, जहाँ पर किंग हेरल्ड अटैक कर रहा था हैवी मिस्ट में कई सारे पायरेट क्रूज के ऊपर, क्योंकि वो कोलैबोरेट कर रहा था वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ। तो वो पूरे सेगमेंट में जिस तरीके से किंग हेरल्ड को डिस्क्राइब किया जा रहा था लोगों के दिमाग में, मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था कि क्या यहाँ पर ओडा फ्लोरियन ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। तो ये चैप्टर में भी जिस तरीके से ओडा बेसिकली ईमू के जरिए से हमको बता रहा है ये पूरे हैवी मिस्ट के मिस्ट्री के बारे में, और कोई एक इंडिविजुअल के बारे में जो हवा में उड़ सकता था, जो बहुत ज्यादा मैसिव है। ये ऑब्वियसली वो रिफर कर रहा है पास्ट नी हॉगर के नी हॉगर बंदे के बारे में, जो कोई भी पास्ट में ये डेविल फ्रूट एक्वायर किया रहेगा एल्बेफ में, उसके बारे में वो बात कर रहा रहेगा। पर ये दोनों इंस्टेंसेस पे एल्बेफ में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा भाई ओडा काइंड ऑफ इंसिनुएट कर रहा है या काइंड ऑफ फिर से टीज कर रहा है फ्लोरियन ट्रायंगल के एस्पेक्ट को, जो बाय द वे बहुत ज्यादा एक मैसिव एस्पेक्ट है। ठीक है, थ्रिलर बाग में हमको पता है किस तरीके से फ्लोरियन ट्रायंगल का हाइप अप किया गया था, किस तरीके से हमको जायंट्स दिखाई दिए थे। तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया यार। मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा अगर हमको कुछ पता चलता है फ्लोरियन ट्रायंगल के बारे में, या फ्लोरियन ट्रायंगल का मिस्ट्री फाइनली सॉल्व होता है एल्बेफ में। मैं मतलब सरप्राइज नहीं रहूंगा क्योंकि ऑलरेडी ओडा टीज कर रहा है इसको। ईमू यहाँ पर हमको क्वाइट इंटरेस्टिंगली वो गुनको के बॉडी में से बाहर निकलते हुए दिखाई देता है, जो ईमू का शैडोई फिगर है, जो हमने देखा था प्रीवियसली भी जब फ्लैशबैक में हम लोग थे, ज़बैक के फ्लैशबैक में थे, तब हमने देखा था वो पूरे गॉड वैली आइलैंड के इंसिडेंट में किस तरीके से सैंची गार्सिया सैटर्न के बॉडी में से हमको ईमू काइंड ऑफ हवर करते हुए दिखाई दे रहा था। उसी तरीके से यहाँ पर गुनको के बॉडी में से लिटरली ईमू यहाँ पर बाहर निकला है। ये फिजिकल बॉडी नहीं है ईमू का, ऑब्वियसली एक काइंड ऑफ प्रोजेक्शन काइंड ऑफ चीज है। तो ईमू यहाँ पर गुनको के बॉडी में से बाहर निकल के वो क्या करता है, वो यहाँ
पर लूफी और लोकी के ऊपर अपना डॉमी रिवर्सल यूज करने की कोशिश करता है। वो दोनों लोगों को पियर्स थ्रू करता है और वो बोलता है डॉमी रिवर्सल। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि लूफी और लोकी के ऊपर डॉमी रिवर्सल का कुछ भी काम नहीं होता है। अब यहाँ पर ये पूरी चीज को लेकर जो मेन एक्सप्लेनेशन है कि क्यों यहाँ पर इमू का डॉमी रिवर्सल काम नहीं किया है लोकी और लूफी के ऊपर, वो ये है कि मे बी लोकी और लूफी का डेविल फ्रूट, हमको पता है कि जोन टाइप डेविल फ्रूट उन दोनों लोगों ने कंज्यूम किया है। और जोन टाइप डेविल फ्रूट पे हमको ये बात पता चला था वानो कुनी के सेगमेंट में ही कि किस तरीके से जोन का उनका खुद का व्हील होता है। तो मे बी वो इस वजह से वैसा केस है, या सिंपली ऐसा हो सकता है कि क्योंकि लूफी और लोकी दोनों लोगों ने लेजेंडरी डेविल फ्रूट कंज्यूम किया है, सन गॉड नीका का डेविल फ्रूट और नी हॉगर का डेविल फ्रूट, इस वजह से वो एस्पेक्ट कुछ रोल प्ले कर रहा है ये पूरे चीज में। पर यहाँ पर इमू काफी मतलब सरप्राइज था, पर वो मतलब उसको समझ में भी आ रहा था कि क्यों उसका एबिलिटी काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर इमू काइंड ऑफ वो बोल रहा था कि दिस टू आर ट्रूली, ऐसा कुछ बोलने जा रहा था वो, उसके बाद वो रुक जाता है। इमू को जब डॉमी रिवर्सल का एबिलिटी काम नहीं करता है लूफी और लोकी के ऊपर, तब हम देखते हैं कि लूफी अपने गियर 5th में जाके वो क्रेजी गाथलिंग अटैक मारता है इमू के ऊपर। इमू का जो शैडोई फिगर था जो गुंको के बॉडी में से निकला था, उसका एक तरीके से धज्जियां उड़ रहा था। लूफी लिटरली इमू को कंप्लीटली टेयर डाउन किए जा रहा था। बहुत ही इंसेन लेवल का, बहुत ही एक इंटेंस यहाँ पर अटैक यहाँ पर लूफी ने हमको डेमोन्स्ट्रेट किया था गाथलिंग का। और लूफी के अटैक के बाद हम देखते हैं कि लोकी उसके जोन ट्रांसफॉर्मेशन में से वो बेसिकली अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है। वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आके वो रैग्नार को समन करता है। वो रैग्नार को बेसिकली पकड़ के वो एक खतरनाक अटैक मारता है। ये हम लोगों ने अटैक देखा था प्रीवियसली हमारे भाई लोकी को मारते हुए। तो लोकी अपने रैग्नार के जरिए से वो अटैक मारता है इमू के ऊपर और इमू को वो कंप्लीटली फ्रीज कर देता है यहाँ पर, क्योंकि रैग्नार का बेसिकली जो एबिलिटी है वो बेसिकली फ्रीज कर सकता है किसी को भी। तो यहाँ पर लोकी फाइनल ब्लो डिलीवर करता है इमू के ऊपर, इमू के ये शैडोई फिगर के ऊपर, और वो कंप्लीटली इमू को आइस में बदल देता है। ये जो हमको ब्रीफ फाइट दिखाई दिया था लोकी और लूफी वर्सेस इमू, ये पूरे फाइट में हम देखते हैं कि लोकी और लूफी दोनों लोग एक काइंड ऑफ हैवी टोल लेते हैं उनके बॉडी के ऊपर। ये जो कुछ भी लूफी और लोकी ने अटैक किया था इमू के ऊपर, वो अटैक का ड्रॉबैक्स हमको दिखाई दे रहा था। जहां पर लोकी जो फाइनल ब्लो डिलीवर करता है उसके बाद हम देख रहे थे कि लूफी काफी एग्जॉस्टेड लग रहा था। लोकी बोल रहा था कि किस तरीके से वो ज्यादा देर तक अपना ड्रैगन फॉर्म मेंटेन नहीं कर पाता है, तो जो मतलब वो बहुत ज्यादा सेंस भी करता है यार। और लूफी का तो हमको पता ही है, लूफी अपना गियर 50 यूज करने के बाद वो बुढ़ा बन जाता है, वो मतलब हैवीली एग्जॉस्टेड हो जाता है। तो वही हम लोग मतलब लूफी को देख रहे थे, वो बुढ़ा बनते हुए हमको दिखाई दे रहा था। ये काफी एक इंटरेस्टिंग चीज होता अगर सच में लूफी के ऊपर डॉमी रिवर्सल काम करता। और हमको पता है कि डॉमी रिवर्सल में एक इंडिविजुअल का लाइफ स्पेन काइंड ऑफ यूज होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। लूफी ऑलरेडी अपना लाइफ एग्जॉस्ट कर रहा है, लाइफ फोर्स एग्जॉस्ट कर रहा है ये सब सारे गियर्स को यूज करके। अगर ये काम करता लूफी के ऊपर डॉमी रिवर्सल, तो लूफी का जो लाइफ स्पेन है वो और भी ज्यादा घट जाता और उसको क्या पावर अप मिलता वो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं यार। दैट विल बी फकिंग क्रेजी माय गाय। ये पूरे फाइट से हम लोग कट करके जाते हैं थोड़ा एल्बेफ के ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर एम्फोसिस डालने के लिए, जहां पर हम देख रहे थे कि डिफरेंट विलेजेस में यहाँ पर लिलित, वेगापंक, लिलित, नामी और बाद में जिनबे, ये तीनों लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से या उनके मैक्सिमम कैपेसिटी में उन लोग ये जो कुछ भी फायर क्रिएट हुआ है एल्बेफ पे उसको उन लोग बुझाए। यहाँ पर हम लोग लिलित को उसका मशीन यूज करते हुए देख रहे थे, नामी अपने जूस के जरिए से रेन करवा रही थी और जिनबे अपने शोल्डर थ्रो के जरिए से वो पानी फेंक रहा था डिफरेंट विलेजेस पे, जो बहुत ज्यादा एक अच्छा बात था यार। यहाँ पर हम देख रहे थे कि स्ट्राइड पायरेट्स डिफरेंट तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एल्बेफ को। एल्बेफ के वेस्ट विलेज में जहाँ पर जोरो, डॉरी और ब्रॉकी और वो पूरा जायंट्स का ग्रुप है जो बेसिकली उन्हें रिवर्ट हो चुके हैं डॉमी रिवर्सल से उनके नॉर्मल स्टेट में। हम देख रहे थे कि डॉरी और ब्रॉकी कई सारे जायंट्स को बेसिकली रिवर्ट करने में हेल्प करते, कई सारे जायंट्स के ऊपर अटैक करके उनको जान से मार के उनको बेसिकली उनके ओरिजिनल स्टेट में लाते हुए हम लोग देख रहे थे। पर यहाँ पर जो और एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि चॉपर अपने पंचेस के जरिए से, अपने मतलब मेयर पंचेस के जरिए से वो जो कोई भी डॉमी रिवर्स्ड जायंट्स है उनको वो नॉर्मल स्टेट में रिवर्ट कर पा रहा था। उनको वो जान से नहीं मार रहा था, सिर्फ पंचेस मार रहा था और उन लोग काइंड ऑफ रिवर्स हो रहे थे। अब ऑब्वियसली मेरे को पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्यों हो रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि हमको पता है कि जो हमारे चॉपर का डेविल फ्रूट है उसने ह्यूमन फ्रूट कंज्यूम किया है, तो मे भी उसके मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट के वजह से ये काइंड ऑफ ये जो कुछ
कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है, पर डेफिनेटली जब कभी हमको ओडा इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देगा मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा जानने के लिए कि ये एग्जैक्टली क्यों हो रहा है। आउल लाइब्रेरी के पास हम लोग रॉबिन और सॉल को देखते हैं। रॉबिन और सॉल दोनों लोग लाइब्रेरी के अंदर जाके जब देखते हैं तब वहाँ पर सब सारे बुक्स गायब हो गया है ऑलरेडी। हमने देखा था कि किस तरीके से लाइब्रेरी के ऊपर हमारे होली नाइट्स ने, सब सारे लोगों ने लाइब्रेरी को जलाने का कोशिश किया था और बाद में लिलित ने अपने मशीन के जरिए से पूरे लाइब्रेरी को ही फ्रीज कर दिया था। तो एक तरीके से लाइब्रेरी बच गया था। पर यहाँ पर रॉबिन और सॉल जब गए हैं लाइब्रेरी के अंदर तब उनको बुक ही नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखा, सब सारे बुक गायब हो चुका है। और बिब्लो जो बेसिकली एक मैसिव आउल है, जो बेसिकली यहाँ पर मतलब इंचार्ज है, वो भी गायब दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर काइंड ऑफ एक मिस्ट्री है कि बुक्स कहाँ पर चला गया और क्या बिब्लो ने सब सारे बुक्स को बचा लिया था या उसके साथ क्या चल रहा है, बिब्लो के साथ क्या चल रहा है। ठीक है, ये एक अच्छा खासा एक काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है जो हमको नेक्स्ट चैप्टर्स में पता चलेगा। ऑब्वियसली ये चैप्टर के एंडिंग सेक्शंस में हम लोग होली नाइट्स को एब्सोल्युटली डेवस्टेटेड स्टेट में देख रहे थे, जहां पर हम लोग सेंट कलिंगम का सिर देख रहे थे कटा हुआ। वो ऑब्वियसली सांजी और ग्रुप उसका सिर काट के मतलब साइड में रखे हुए हैं ताकि वो रीजनरेट ना कर पाए। सेंट सोमस का भी हालत वही है यार, सेंट सोमस का भी हमको सिर, उसका हार्ट, सब सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट जगह पे दिखाई दे रहा है, जो बहुत ज्यादा क्रेजी बात था। ईमू हमको यहाँ पर उसके फ्रोजन स्टेट में दिखाई दे रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो मेन एंटेगनिस्ट है ये पूरे आर्क के, वो ऑलरेडी डाउन एंड आउट हो चुके हैं। पर यही टाइम था जहां पर ये चैप्टर के एंडिंग सेक्शंस में हम देखते हैं कि ईमू 5 गोरोसेस को, 5 एल्डर्स को बताता है कि वो थोड़ी देर के लिए मारी जो पे नहीं रहेगा, जो बेसिकली इंसिनुएट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ये काइंड ऑफ हिंट दे रहा है कि ईमू एक्चुअल में मतलब वो फिजिकली आ रहा है एल्बेफ में। ये मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर ईमू प्रोजेक्शंस के बारे में बात कर रहा है। ईमू का जो प्रोजेक्शन था, जो कुछ भी उसका एक्सटेंशन था, जो बेसिकली गुनको के बॉडी में से निकला और बाद में लोकी ने उसको फ्रीज कर दिया, वो यहाँ पर उस तरीके का चीज नहीं बात कर रहा है। ईमू सच में ऐसा लग रहा है, ठीक है, ऐसा लग रहा है ये चैप्टर के एंडिंग सेक्शन को देख के ईमू सच में फिजिकली आने वाला है एल्बेफ में, ऐसा लग रहा है। ये बहुत ज्यादा क्रेजी है। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, आई ऑल्सो डिड नॉट एंटिसिपेटेड कि ईमू सच में फिजिकली आएगा एल्बेफ के ऊपर। हमको पता है कि ईमू अपने कैसल पेंजिया में, अपने फ्लावर रूम में अपना दिन बिताते रहता है, वो सब सारी चीजें, पर ईमू यहाँ पर आना उसको भी पता है। वो अपने आंखों के सामने, मतलब जब वो गुंको के बॉडी के अंदर था, वो अपने आंखों के सामने सन गॉड निका और नी हॉगर को देख पा रहा है। और हम देख रहे हैं कि ईमू के लिए ये कितना मायने रखता है। अगर वो सच में यहाँ पर फिजिकली आ रहा है तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा एक बहुत ही बड़ा डील है, क्योंकि ईमू रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि फ्यूचर में एक वॉर होने वाला है, एक मैसिव वॉर होने वाला है, और उस वॉर को बेसिकली अपने फेवर में टिल्ट करने के लिए जायंट्स का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा असेंशियल है उसके लिए। तो यहाँ पर एक तरीके से हमको डेस्परेशन भी दिखाई दे रहा है ईमू के तरफ से कि ईमू खुद आ रहा है और वो सन गॉड निका और नी हॉगर को निपटाना चाहता है यहाँ पर एल्बेफ में। मेरे भाई, मैं यहाँ पर तेरे को पहले ही बता देना चाहता हूँ, अगर ईमू फिजिकली आता है एल्बेफ में, मेरे को कॉन्सिक्वेंसेस चाहिए। ठीक है, मैंने मेरे लाइव रिएक्शन में ये 10 बार बोला था, पर ईमू यहाँ पर अगर आता है फिजिकली, जो ऐसा लग रहा है कि वो नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, मैं तुझे बता रहा हूँ मेरे को कुछ ना कुछ तो कॉन्सिक्वेंस चाहिए, मेरे को कुछ ना कुछ तो डैमेज चाहिए एल्बेफ पे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्राइड पायरेट्स में किसी का डेथ होना चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए, पर मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डेसिमेशन देखना चाहता हूँ। कोई ना कोई तो हैवीली इंजर्ड होना चाहिए, कुछ तो इसका मैसिव कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग काइंड ऑफ ये पूरे सिचुएशन की ग्रेविटी को समझ पाए, या काइंड ऑफ ऐसा लगे हमको कि हाँ भाई ये मतलब खतरनाक चीज हो रहा है, क्योंकि ये फाइनल विलन है मेरे भाई। ये लाइक ईमू इज द फाइनल विलन ऑफ द स्टोरी। हम लोग मतलब उसको ज्यादा, उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है हमको ये बंदे के एग्जिस्टेंस के बारे में ही नहीं पता था। मतलब रिसेंटली हमको पता चला था उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, और ये बंदा अभी मूव भी कर रहा है। तो मैं मतलब कुछ देखना चाहता हूँ यार। आई वॉन्ट टू बी एंटरटेन्ड, आई वॉन्ट टू सी वॉट ईमू इज केपेबल ऑफ। हमको ईमू का फुल स्ट्रेंथ ना दिखाई दे यहाँ पर एटलीस्ट हमको मे भी उसका काइंड ऑफ फेस दिखाई दे। अगर हमको मतलब ओडा अगर फेस भी नहीं दिखाता है ईमू का, ठीक है, ना दिखाए वो ईमू का फेस, हमको पता है कि ईमू किस तरीके से फाइट करता है। वो अपने सर्कल्स के जरिए से, डार्क सर्कल्स के जरिए से कई सारे वेपन्स को समन कर सकता है। वो एक तरीके से ग्रिम वॉर भी बेसिकली यूज करता है। ईमू का पता नहीं ईमू ने मतलब डेविल फ्रूट कंज्यूम किया है या उसका पावर्स कंप्लीटली डिफरेंट रैम से आता है। मेरे को मतलब ईमू एक तरीके का वैम्पायर का तरह लगता है, किस तरीके से वैम्पायर अपना ब्लड शेयर करता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ। मेरे को काइंड ऑफ ईमू उस तरीके का क्रीचर लगता है। मेरे को नहीं लगता है
है कि ईमू के पास साधारण कोई डेविल फ्रूट है, मे भी ऐसा हो सकता है कि ईमू के पास बहुत सारे डेविल फ्रूट्स है यार, ये भी हो सकता है। पर ईमू का यहाँ पर आना वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ईमू का यहाँ पर आना। और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या होगा ईमू यहाँ पर आके, क्या वो मतलब सीरियस डैमेज देता है लूफी और लोकी को, क्योंकि ओडा ऐसा नहीं कर सकता है कि ईमू को यहाँ पर ला के थोड़ा बहुत फाइट दिखा के ईमू फिर से भाग लेगा। ये बहुत ज्यादा वियर्ड होगा अगर ऐसा मतलब ओडा करता है। तो मेरे को पर्सनली लगा था कि जिस तरीके से होली नाइट्स को एंटेगनिस्ट की तरह पोर्ट्रे किया गया था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि कलिंगम और सेंट सोमस को जान से मार दिया जाएगा, या एस्ट्रॉयड पायरेट सेंट सोमस और कलिंगम को जान से मार देंगे। और हमने देखा है किंग हेरल्ड के डेथ के बाद हमने देखा था किस तरीके से ईमू बोल रहा था कि जब एक होली नाइट का डेथ होता है तो उसके ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर भी उसको कॉन्सिक्वेंसेस उसका झेलना पड़ता है। तो मेरे को ऐसा लगा था कि अगर सेंट सोमस और कलिंगम दोनों लोगों का डेथ होता है तो ईमू के ऊपर हैवी डैमेज पहुंचेगा वो, और ईमू काइंड ऑफ रिट्रीट करेगा, मेरे को ऐसा लग रहा था। पर यहाँ पर ये कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो है जहाँ पर ईमू खुद से आ रहा है मेरे भाई, लाइक फिजिकली वो खुद से आ रहा है। दैट इज जस्ट सिंपली वाइल्ड मैन, लाइक आई डोंट नो मैन। तो मेरे भाई मैं ये सब सारी चीज बात करना चाहता ये पूरे चैप्टर को लेके। वन पीस मांगा चैप्टर 1179 उसके ऊपर मैं लाइव रिएक्शन लेके आऊंगा, वो मेरा ब्लाइंड लाइव रिएक्शन रहेगा। तुम लोग अगर फ्री हो, जब कोई भी तुमको अगर दिखाई देता है, डू जॉइन इन, वी आर गोइंग टू हैव फन विद दैट चैप्टर मैन। मैं मतलब कुछ भी मतलब मेरे ट्विटर सब निकाल दिया है, क्योंकि आई जस्ट वांट टू एंजॉय व्हाटएवर द फक इज गोइंग टू कम इन द फाइनल चैप्टर, फाइनल स्ट्रेच ऑफ द सीरीज मैन। ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स जस्ट हैव फन विद व्हाटएवर ओडा प्रोवाइड्स अस विद मैन। बट मैं वही सब सारी चीज बोलना चाहता यार। तू हमेशा याद रखे तेरा भाई वीआरपी, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।